नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अच्छी कार कंपनियां अक्सर किसी पुर्जे की जरा सी खराबी के कारण अपनी बिकी हुई कारें ग्राहकों से वापस मंगा लेती हैं। 1 साल से पीएम केयर्स के तहत दिए जा रहे वेंटिलेटर की खराबी की खबरें आप सुन रहे हैं। क्या आपने एक भी ऐसी खबर देखी है कि खराबी की शिकायत आने पर प्रधानमंत्री ने सारे वेंटिलेटर मंगा लिए हैं? क्या इस वजह से कोई जाकर उस वेंटिलेटर पर दम तोड़ दे कि उसका संबंध पीएम केयर्स फंड से है और भरोसा करे? किसी भी ऐसे देश में जहां जान की जरा भी कीमत मानी जाती है, वहां एक वेंटिलेटर की शिकायत से हड़कंप मच जाता। एक दिन में रिपोर्ट आ जाती और वेंटिलेटर वापस ले लिए जाते। हर दिन कहीं ना कहीं से पीएम केयर्स फंड की खराबी की खबर बाहर निकल आ रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच के सामने एमजीएम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के डीन ने वो सच कह दिया जिस पर पर्दा डाला जा रहा है। अस्पताल के डीन ने जस्टिस आरवी धुगे और जस्टिस बीयू देवाद्वार की बेंच को बताया कि पीएम केयर्स फंड से 150 वेंटिलेटर मिले हैं। इनमें से 17 वेंटिलेटर में 6 ऐसी खामियां पाई गई हैं जिससे मरीज के इलाज को गंभीर खतरा हो सकता था। ऑक्सीजन का प्रेशर घट गया और वेंटिलेटर पर रहते हुए भी मरीज की सांस टूटने लगी। इससे जान जा सकती थी। डीन ने प्रशासन को लिखा है कि जिन वेंटिलेटर में खराबियां पाई गई हैं उन्हें ले जाए। यही नहीं, अदालत को बताया कि 41 वेंटिलेटर उस्मानाबाद के 5 निजी अस्पतालों को दिए गए, इस आधार पर कि वे मरीजों से पैसा नहीं लेंगे। उनमें से भी 37 वेंटिलेटर की पैकिंग खुली तक नहीं है। कोई नहीं बताता कि खराब वेंटिलेटर के कारण किसी की जान तो नहीं गई, डर भी तो होगा, लेकिन यह जरूर बताता है कि जान जाते जाते बची। अब इसी से समझ लीजिए, बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने पीएम केयर्स के वेंटिलेटर की खराबी को बेहद गंभीर माना है। क्या आप वाकई इतना बोर हो चुके हैं कि ऐसे वेंटिलेटर की कहानी से नींद आने लगी है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि चलते चलते ऑक्सीजन कम हो जाता है और मरीज की सांस टूटने लग जाती है, वह मर सकता है? क्या इसी तरह की बात पीएम केयर्स के वेंटिलेटर को लेकर दूसरी जगहों के डॉक्टरों ने नहीं कही? फिर किस बात का डर है और इंतजार है कि इसके खराब होने को लेकर खुलकर नहीं बोला जा रहा है? क्या लोगों का मर जाना इतना सस्ता हो चुका है कि यह खराब वेंटिलेटर पर चुप्पी है? 1 साल से इसकी खबरें छप रही हैं। हम नहीं जानते कि खराब वेंटिलेटर सप्लाई करने वालों के खिलाफ अभी तक क्या कार्रवाई हुई है। अब हम इसी सिलसिले में विश्व गुरु भारत के दर्शकों को बताना चाहते हैं कि बिहार के जमुई जिले के अस्पताल के कैंटीन में वेंटिलेटर देखा गया है। कैंटीन है तो आप वहां समोसा भी खा सकते हैं। बस जिस अखबार में लपेट कर खा रहे हो, चेक कर लीजिए कि उसमें यह खबर ना छपी हो कि वेंटिलेटर के ना मिलने से सैकड़ों लोग तड़पा तड़पा कर मार दिए गए। कैंटीन में रखा यह वेंटिलेटर पीएम केयर्स फंड के तहत आया है। आने की तारीख के हिसाब से 2020 के अक्टूबर में ही जमुई के सदर अस्पताल में 4 वेंटिलेटर का आगमन हुआ। इसके अलावा 2 वेंटिलेटर तो 2020 के पहले से आकर पड़े हुए नहीं चल रहे हैं। इस तरह सदर अस्पताल में वेंटिलेटर की संख्या कुल 6 होती है, लेकिन चलता एक भी नहीं है। हमारे सहयोगी सुशील गौतम ने बताया कि पीएम केयर्स वाले वेंटिलेटर के चालू करने का दावा तो बहुत पहले कर दिया गया, लेकिन 2021 के मई महीने में आपको यह देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि ये वेंटिलेटर चालू नहीं है। कैंटीन में आराम कर रहे हैं, इन्हें कपड़ों से ढक दिया गया है ताकि इस हालत में वेंटिलेटर को देखकर कोई शर्मिंदा ना हो। जान बचाने में असफल ये वेंटिलेटर सरकार की लाज बचा रहे हैं। इस पर किसी कवि का दिल पिघलकर पत्थर हो जाना चाहिए। आम जनता को बाद में बता दिया जाएगा कि सरकार तो जाग रही थी, लेकिन वेंटिलेटर ही चादर ओढ़कर सोया था। जनता इस अफसोस को कहां जतन से रखे कि वेंटिलेटर था लेकिन चल नहीं रहा था और उसके अपनों ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। वैसे भी इन दिनों अचानक से व्हाट्सएप ग्रुप में रिश्तेदारों के जरिए मैसेज आने लगे हैं। आपको पता ही है कि उनमें क्या कहा जा रहा है। बिहार सरकार ने नीति बनाई है कि प्राइवेट अस्पताल भी चाहें तो पीएम केयर्स वाले वेंटिलेटर ले जाकर चला सकते हैं। यह ठीक बात भी है, लेकिन जमुई में कोई प्राइवेट अस्पताल आगे नहीं आया। वेंटिलेटर को चलाने के लिए टेक्नीशियन नहीं है। यह इतनी बड़ी जानकारी है जो आज मैं पहली बार दुनिया को बता रहा हूं कि वेंटिलेटर टेक्नीशियन से चलता है। जब सरकार सप्लाई कर रही थी
तब क्या उसे पता नहीं था? राहत की बात है कि जमुई के अखबारों में 1 महीना पहले छपने के बाद भी वेंटिलेटर ने न चलने की कसम नहीं तोड़ी, चादर से बाहर नहीं आया, वेंटिलेटर टस से मस नहीं हुआ। वेंटिलेटर को उस टेक्नीशियन का इंतजार है जिसकी भर्ती के लिए महीनों पहले विज्ञापन निकला मगर कोई आया नहीं। हमारे पास 6 है जी, लेकिन हमारे पास चलाने वाला कोई नहीं है, इसके लिए एनेस्थेटिस्ट होना जरूरी है। मैंने 3 एनेस्थेटिस्ट के चयन के लिए विज्ञापन भी निकाला था, लेकिन कोई नहीं आया, चयन नहीं हो पाया, इसलिए नहीं है। और वो अभी तक कोई इंस्टॉल था नशा मुक्ति केंद्र जिसमें कि हम लोग कोविड पेशेंट को रखे थे, अभी उसका हम लोग रिकंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं थोड़ा सा, इसलिए अभी खोल करके नीचे रखा गया। उसको हम लोग सुरक्षित रखवा देते हैं या फिर उसके रजिस्टर के बाद फिर पुनः जो है इंस्टॉल करवा देंगे, लेकिन चलाने के लिए जब तक हमारे पास मैन पावर नहीं आएगा हम नहीं चला पाएंगे। हमारे सहयोगी सुशील गौतम ने जब पता किया कि जमुई जिले में वेंटिलेटर कहां कहां है तो जानकारी यह मिली कि वेंटिलेटर कहीं नहीं है। सदर अस्पताल में एक भी वेंटिलेटर नहीं है, जहां की कैंटीन में 6 वेंटिलेटर चादर तानकर सो रहे हैं। 18 लाख की आबादी वाले जमुई के सदर अस्पताल में वेंटिलेटर नहीं है, किसी प्राइवेट अस्पताल में वेंटिलेटर नहीं है। अभी को कोरोना हो गया था, उनको इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, लेकिन यहाँ वेंटिलेटर चालू नहीं था। ऐसा नहीं है कि वेंटिलेटर है नहीं, लेकिन उसे चलाने वाला कोई नहीं है। आखिरकार उनको कोविड केयर सेंटर गिद्धौर रेफर कर दिया गया, जहाँ उनकी मौत हो गई। यहाँ से इसके अलावा लोगों को पटना और भागलपुर रेफर किया जाता है, जिसमें गंभीर मरीजों की मौत हो जाती है। वेंटिलेटर अगर चालू रहता तो कई मौतों को टाला जा सकता था। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने मनीष कुमार से कहा कि 580 वेंटिलेटर पीएम केयर से आए हैं। 500 चल रहे हैं, 80 नहीं चल रहे हैं। 80 में से 40 प्राइवेट को दिया गया है चलाने के लिए, तो इसका मतलब 40 ही नहीं चल रहे। तो क्या सुपौल और जमुई के वेंटिलेटर उसी 40 में से हैं? या मंत्री जी को पता है कि 500 वेंटिलेटर का हाल पता करने में मीडिया हाफ जाएगा? बिहार विधानसभा में गिरधारी यादव ने 2017 और 2018 में 2-2 बार आईसीयू और वेंटिलेटर को लेकर सवाल किए थे। जवाब में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने ही कहा था कि 20 जिलों के सरकारी अस्पताल में वेंटिलेटर हैं, लेकिन 18 जिलों के सरकारी अस्पताल में नहीं हैं। तो सरकार की नजर में यह बात तब से है, 2017 से। हमने भी पिछले साल प्राइम टाइम में आपको कई बार बताया, लेकिन इसके बाद भी वेंटिलेटर है, वेंटिलेटर होकर भी चालू नहीं है, और वेंटिलेटर नहीं है उस पर हम अटके हुए हैं। ज्यादा पुरानी तो नहीं, इसी महीने की रिपोर्ट है, 9 मई की। इसमें 30 जिलों के नाम के साथ बताया गया है कि हर जिले में 6 वेंटिलेटर हैं, मगर चल नहीं रहे। मार्च और अप्रैल के महीने में दूसरी लहर कहर ढा रही थी। न्यूज क्लिक की यह रिपोर्ट तब की है, यानी तब तक 180 वेंटिलेटर नहीं चल रहे थे। 3 ऐसे जिले हैं जहां पर 7-7 वेंटिलेटर हैं जो काम नहीं कर रहे हैं। इस हिसाब से न्यूज क्लिक ने बताया है कि 200 से अधिक वेंटिलेटर स्टाफ की कमी के कारण बेकार पड़े हैं। मंत्री जी के बयानों के हिसाब से 500 से अधिक वेंटिलेटर चल रहे हैं। कब से चलने लगे? जो पीएमओ से आया था, उन वेंटिलेटरों की संख्या 580 के करीब है, और उसमें से लगभग 500 वेंटिलेटर विभिन्न मरीजों के लिए, विभिन्न प्रकार के रोगों के मरीजों के लिए उपयोग में लाए जा रहे हैं। और लगभग ऐसे 80 ही वेंटिलेटर हैं जिनका हम उपयोग करने वाले हैं, जिनके लिए हम चिकित्सकों की नियुक्ति भी कर रहे हैं, और अन्य जो मानव बल को प्रशिक्षित करना है वो काम भी कर रहे हैं। आउट ऑफ 580, 500 काम में है। हमने अपने सहयोगियों के जरिए पता लगाया कि न्यूज क्लिक ने जिन जिलों के बारे में बताया है वहां पर पीएम केयर्स के वेंटिलेटर बेकार पड़े हैं। तो जानकारी मिली कि इनमें से आज भी कई जगहों पर बेकार हैं, मगर कुछ जगहों पर चलने लगे हैं। बेगूसराय और भागलपुर में वेंटिलेटर चल रहे हैं। गोपालगंज की आबादी 25 लाख है। यहां के सबसे बड़े सदर अस्पताल में वेंटिलेटर नहीं है, आईसीयू नहीं है। ऐसी खबरें आप 1 साल से देख रहे हैं, अगले साल भी देखेंगे। न्यूज क्लिक ने 9 मई की अपनी रिपोर्ट में बताया था कि गोपालगंज में 6 वेंटिलेटर हैं, लेकिन चालू नहीं है। 25 मई को गोपालगंज से हमारे सहयोगी सुनील कुमार तिवारी रिपोर्ट कर रहे हैं कि वेंटिलेटर आज भी नहीं चल रहा है, क्योंकि डॉक्टर नहीं है और चलाने वाला टेक्नीशियन नहीं है। इनके आते ही चालू हो जाएगा। सोचिए, 1 साल का मौका मिला,
सिविल सर्जन ने बताया कि अगर 2 डॉक्टर भी आ जाएं तो आईसीयू और वेंटिलेटर चालू हो जाएं। जिलाधिकारी ने भी स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखे हैं, मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा गया है। गोपालगंज के सदर अस्पताल में आईसीयू चलाने वाले डॉक्टर नहीं हैं, टेक्नीशियन नहीं है। इतने लोगों के मर जाने और मार दिए जाने के बाद भी हालत नहीं बदली है। न्यूज चैनलों पर डिबेट बदल दिया गया है ताकि आपका ध्यान बदल जाए। वेंटिलेटर हमारे यहाँ है और कोई मेरे यहाँ बोनाफाइड एनेस्थेटिस्ट नहीं है जिसको वेंटिलेटर को ऑपरेट कर सकते हैं। मैंने सरकार से मांग किया है, सरकार अति शीघ्र हम लोगों को अगर उनकी सुविधा, अगर एनेस्थेटिस्ट की सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी तो फिर वो भी चालू हो जाएगा। अभी कितने वेंटिलेटर यहाँ पर मौजूद है? 6 वेंटिलेटर है। तो सिर्फ संचालन करने के लिए डॉक्टर की कमी है जी। कितने डॉक्टर की आवश्यकता होनी चाहिए? कम से कम 2 भी आ जाए तो हमारा काम हो जाए। क्या आश्वासन मिला है डॉक्टर साहब? पीएम साहब से बात तक हुई है? साहब भी मांग किए हैं, हम भी मांग किए हैं, दोनों आदमी मांग किए। सब चीज़ सुविधा दी गई है। वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, पाइपलाइन से ऑक्सीजन भी कनेक्ट करने के लिए बड़ा वाला ऑक्सीजन भरा गया है। ऑक्सीजनेटर भी है, ऑक्सीजन कॉन्सन्ट्रेटर भी है, अम्बू, पीपी किट सारे तैयारी हैं। लेकिन यही है कि अभी टेक्नीशियन नहीं है। एक एनेस्थेटिक हैं, उन्हीं को इंक्यूबेट करना है, वो भी पॉजिटिव हो गई थी, लेकिन उनको उनकी जगह कोई और ट्रिब्यूट करना है। आईसीयू नहीं है मगर आईसीयू की प्रभारी हैं। निशी की बात सही है कि सारी चीजों के होते हुए डॉक्टर और टेक्नीशियन के ना होने से चालू नहीं। इन सभी की व्यवस्था पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक नहीं हुई। कितने लोग इन 2 सुविधाओं के ना होने से मरे होंगे इसका कोई हिसाब नहीं है। लोगों को जल्दी ही आईटी सेल से हिंदू मुस्लिम वाला मैटर दे दिया जाएगा। मेरी नजर है खूब चलने लगे हैं आजकल। गोपालगंज में आईसीयू चालू कराने का प्रयास हो रहा है। जिला स्तर के अस्पताल की यह हालत है। ब्लॉक लेवल की बात नहीं करते हैं। अभी आपको पॉजिटिव रहने के लिए कहा गया है तो रहिए। पीएम केयर्स फंड में जो पैसा दिया जा रहा है वो कैसे खर्च हो रहा है, किन चीजों पर खर्च हो रहा है, उसकी जानकारी आप वेबसाइट से हासिल नहीं कर सकते हैं। इस फंड की पारदर्शिता को लेकर बहुत बार सवाल उठे, लेकिन पब्लिक ने भी अनदेखा कर दिया। तब देखा जब उनके अपने गुजर गए। 15 अप्रैल को तुषार मकवाना ने ट्वीट किया है कि उनका दोस्त संजय लोखिल पीएम केयर्स फंड में 5000 डोनेट करने के बावजूद ऑक्सीजन ना मिलने के कारण गुजर गया। 25 मई को अहमदाबाद से विजय पारिख ने ट्वीट किया है कि उन्होंने पीएम केयर्स में 2.5 लाख रुपए दान दिए, लेकिन अपनी मां को बिस्तर नहीं दिला पाए। अब कितना दान करूं पूछ रहे हैं ताकि तीसरी लहर में मुझे बिस्तर मिल जाए। अफसोस कि रमेश भाई और तुषार मकवाना को ध्यान तब आया जब उनके अपनों के साथ दुखद घटना हुई। जान गंवा देने के बाद हम बेसिक सवाल पूछते हैं, वो भी ठीक से नहीं पूछते क्योंकि पीएम केयर्स फंड का है मामला। खराब और घटिया वेंटिलेटर को लेकर तो पूछ ही सकते हैं, अब तो पूछ लीजिए। अब आते हैं ब्लैक फंगस पर। शरद शर्मा हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में 4 दिनों के भीतर ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या 13 से 64 हो गई है। रोज हमारे पास 15 से 20 पेशेंट्स ब्लैक फंगस के एडमिट हो रहे हैं और जो कोरोना के पेशेंट हैं वो अब कम एडमिट हो रहे हैं और ये ब्लैक फंगस के ज़्यादा हो रहे हैं। अच्छा, मतलब कोविड के कम हैं और ब्लैक फंगस से ज़्यादा आ रहे हैं? जी हाँ। पिछले 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है कि टोटल जो एडमिशन है हमारे पास 30 ही एडमिशन हो रहे हैं। 24 घंटे में 30 एडमिशन, उसमें से 20 ब्लैक फंगस के हैं और 10 कोरोना के हैं। बहुत से लोगों ने अपना इस पे एक्सपीरियंस बताया है। आप क्योंकि बिल्कुल डील ही कर रहे हैं इस समस्या से, इनको जो हुआ है ये बीमारी, ये क्या ट्रेंड बता रहा है कि किस वजह से इनको ये निकला है, क्योंकि आप ट्रीट कर रहे हैं इनको? देखिए, हमने देखा कि ये जो पेशेंट हैं 61 के डाटा हमने देखा तो उसमें 35 लोगों को अनकंट्रोल डायबिटीज़ है। 35 में से 5 वो लोग हैं जिनको कि पिछले 1 हफ्ते में ही शुगर का पहली बार पता चला। अच्छा। यानी कि स्टीरॉयड दिया उन्होंने कोविड के ट्रीटमेंट में, ज़्यादा डोज ओवरडोज स्टीरॉयड का मिला, लंबे टाइम स्टीरॉयड मिला, उसकी वजह से उनको पेशेंट जो बिल्कुल स्वस्थ है, जिनको कभी शुगर नहीं था, उनको शुगर हो गया और शुगर की वजह से, हाई ब्लड शुगर की वजह से उनको ये ब्लैक फंगस हो गया। अच्छा। तो एक मुख्य कारण तो ये निकल कर आया है। दूसरा ये कि जो लोग ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में रहते हैं, जो ज़्यादा नमी वाले इलाके में रहते हैं, या जिनके घर में सनलाइट नहीं है और जो होम केयर पे थे, होम केयर पे थे, सनलाइट नहीं है और गीला कपड़ा ज़्यादा, यदि आपका जो मास्क है उसको आप साफ़ नहीं कर रहे हो रोज़,
रोज़ उसको कपड़े का मास्क है और उसको धो नहीं रहे हैं, सनलाइट में उसको सुखा नहीं रहे हैं, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है। सरकार कहती है कि म्यूकरमाइकोसिस को ब्लैक येलो या व्हाइट फंगस ना कहें। अब देर हो गई। इस बीमारी के मामले में सरकार ही देर से जागी है। तब तक जनता के बीच यह बीमारी ब्लैक फंगस के नाम से कुख्यात हो चुकी थी। इस बीमारी की जानकारी सबको थी, अगर नहीं थी तो होनी चाहिए थी। मार्च 2021 में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जर्नल में किर्गिस्तान में मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा रहे हरिप्रसाद प्रकाश और पीजीआई चंडीगढ़ में पढ़ा रहे अरुण आलोक चक्रवर्ती ने एक रिसर्च पेपर लिखा। टाइटल है एपिडेमियोलॉजी ऑफ म्यूकरमाइकोसिस इन इंडिया। इसमें दोनों बताते हैं कि भारत में दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले 70 गुना मामले ज्यादा पाए जाते हैं। 2 साल पहले प्रकाश और चक्रवर्ती ने जर्नल ऑफ फंगाई में एक लेख छापा। इस लेख में उन्होंने बताया कि हाल के वर्षों में ब्लैक फंगस के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई, जो कि सबसे अधिक एशिया में है। उन्होंने बताया कि मधुमेह सबसे मुख्य कारण है। उस लेख में यह भी बताया कि रेनल म्यूकरमाइकोसिस यानी किडनी में होने वाले ब्लैक फंगस के मामले सिर्फ चीन और भारत में रिपोर्ट हुए हैं। क्या हमारी सरकार के पास यह जानकारी नहीं थी? क्या टास्क फोर्स के सदस्यों ने इस रिसर्च पेपर को नहीं पढ़ा होगा? अगर नहीं तो टास्क फोर्स में क्यों हैं? यही नहीं, पिछले साल दिसंबर में गुजरात सरकार ने अपनी एक एडवाइजरी में ब्लैक फंगस को लेकर आगाह किया था। तब फिर सरकार देर से क्यों जागी? 24 मई को मंत्रियों के समूह के बैठक में डॉक्टर हर्षवर्धन कहते हैं कि भारत में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या 5424 है। इसके 2 दिन पहले 22 मई को रसायन व उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा ट्वीट करते हैं कि ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या 8848 है। 2 दिन में, एक दिन में 2 बयानों में 3400 मामलों की कमी आ गई। ये आपकी सरकार की गिनती है। Till today morning, as per the portal, 5,424 cases have been reported from 18 states. 10,000 मरीज नहीं है, तब भी उनके लिए दवा नहीं है। मरीज के आने के बाद दवा का आयात हो रहा है, उत्पादन के लिए लाइसेंस दिए जा रहे हैं। 24 मई को डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि ब्लैक फंगस की दवाई की 9 लाख शीशियों का आयात किया जा रहा है। Already our relevant ministry, pharmaceuticals, they have already ordered 9 lakh vials for import of this drug. 50,000 have already been received by the country, and in another 7 days from now, the department expects that around 3 lakh vials would be available through this import mechanism. इस बीमारी में समय की बड़ी भूमिका है। इलाज शुरू होने और दवा देने में एक पल की देरी भारी हो सकती है, जान जा सकती है, लेकिन इसके हासिल करने की सरकारी प्रक्रिया इतनी जटिल बना दी गई है कि फॉर्म भरने और आदेश देने में ही 10-20 घंटे की देरी हो जाए। अब जिन मरीजों को यह बीमारी हो गई है, उनमें से बहुतों को इंतजार करना पड़ रहा है। सरकार आखिरी वक्त में आयात करने चली। कम से कम इतना तो अंदाजा होना चाहिए था। दवा न मिलने से जिनकी जान गई होगी, उनकी हताशा को आप समझिए। सरकार भले दावा करती रही हो कि दवा है, लेकिन दवा है नहीं। आप मरीजों से पूछिए। 24 मई को रसायन मंत्री सदानंद गौड़ा ने ट्वीट किया कि 21 मई को 23,680 और आज 19,420 इंजेक्शन राज्य सरकारों को दिए जा चुके हैं, यानी कुल करीब 43,100। जबकि आज की ही इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि 1500 मामले तो सिर्फ महाराष्ट्र में हैं। इस हिसाब से महाराष्ट्र को करीब 3 लाख इंजेक्शन की जरूरत है। गौड़ा ने आज ट्वीट किया है कि महाराष्ट्र को 4060 इंजेक्शन दिए गए हैं। चाहिए 3 लाख इंजेक्शन और दिया गया है 4000। यह है हमारी तैयारी। ब्लैक फंगस के कई मरीजों को दिन में 4-4 बार इंजेक्शन लगाना पड़ सकता है। इस हिसाब से मंत्री जी ने जो आंकड़ा दिया वो एक दिन के हिसाब से भी काफी नहीं है। कोरोना से जंग का ऐलान किया गया। यह है जंग की हमारी तैयारी। सामने शत्रु तोप लेकर खड़ा है और हमारे यहां 2 आदमी साइकिल से जा रहे हैं बंदूक लाने। 20 मई की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र ने कहा कि दिल्ली को 11 से 19 मई के बीच 2750 इंजेक्शन दिए गए,
जबकि दिल्ली सरकार ने कहा कि 18 मई को ही हर हफ्ते 15,000 इंजेक्शन की जरूरत है। 20 मई को दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि केंद्र को पूरी दुनिया छानकर ब्लैक फंगस के लिए जरूरी दवा का आयात करना चाहिए। कोर्ट ने केंद्र से कहा कि केंद्र इस मामले में एक स्टेटस रिपोर्ट फाइल करे कि क्या कदम उठाए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि लोकल उत्पादन अगर अपनी क्षमता दुगनी कर दे तो भी मांग को पूरी नहीं कर सकेंगे और समय की कमी है, इसलिए केंद्र को अभी कदम उठाने पड़ेंगे। ब्लैक फंगस के लिए हमने तो अपने सेंटर्स बना दिए हैं। अभी आते टाइम भी मैं रिपोर्ट ले रहा था, LNJP के अंदर, GTB के, राजीव गांधी के अंदर हम अपने सेंटर्स बना दिए हैं, लेकिन दवाई नहीं है। जैसे कल भी हमारे पास दवाई नहीं आई, तो बिना दवाई के उनका इलाज कैसे करें? वो जो इंजेक्शन है, एक दिन में 4-4, 5-5 इंजेक्शन लगते हैं, तो वो जब तक इंजेक्शन नहीं मिलेंगे तब तक हम उनका इलाज कैसे करें? बात तो सही है, दवा ना मिलने की देरी से अगर किसी की मौत होगी तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? जवाब किसी के पास नहीं है। ब्लैक फंगस से जुड़ा एक और मामला सामने आ रहा है। ब्लैक फंगस का संबंध इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन से जोड़ा जा रहा है। भ्रांतियों से हमें सावधान रहने की जरूरत है। ब्लैक फंगस तो वहां भी हुआ है जहां मेडिसिन ऑक्सीजन की सप्लाई थी। पिछले साल तो ऑक्सीजन को लेकर मारामारी नहीं थी, लेकिन केस तो तब भी आए। कर्नाटक सरकार ने एक ठीक काम किया है, एक कमेटी बना दी है जो इस बात पर रिसर्च करेगी कि क्या ब्लैक फंगस का संबंध इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन से है। रविवार को कोविड टास्क फोर्स के अध्यक्ष और राज्य के उप मुख्यमंत्री CN अश्वत्थ नारायण एक बैठक ले रहे थे। उस बैठक में मणिपाल हॉस्पिटल के डॉक्टर संपत चंद्र प्रसाद राव ने अपनी प्रस्तुति में बताया कि ब्लैक फंगस का संबंध कई प्रकार की अशुद्धियों से हो सकता है। मुमकिन है सिलेंडर की क्वालिटी खराब हो या ICU में जो पाइप होती है उसकी क्वालिटी खराब हो। मुमकिन है कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन से भी कोई संबंध हो। ध्यान रहे, डॉक्टर ने अपनी बात सवाल के तौर पर रखी है, किसी ठोस निष्कर्ष के तौर पर नहीं। इसी की जांच के लिए कर्नाटक ने माइक्रोबायोलॉजी के एक्सपर्ट की टीम बनाई है। मुंबई से हमारी सहयोगी पूजा भारद्वाज इस सवाल को लेकर पहले से रिपोर्ट करती रही हैं। कुछ समय पहले तक ऑक्सीजन कंटेनर सिलेंडर को लेकर कितनी मारामारी थी, अब भी है, लेकिन इसकी कमी को लेकर नहीं, इस सवाल को लेकर कि क्या ब्लैक फंगस का संबंध इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन से है। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के 2113 मामले सामने आ चुके हैं, 120 मौतें हो चुकी हैं। ब्लैक फंगस का इलाज करने वाले डॉक्टर और कई एक्सपर्ट्स इस सवाल से जूझ रहे हैं कि क्या वेल्डिंग, कटिंग में इस्तेमाल होने वाले इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन के कारण भी मरीजों में ब्लैक फंगस हुआ होगा। और इस बारे में मैंने प्रशासन को इस बारे में पत्र भी लिखा है और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो चूक हुई है वो कहीं ना कहीं इस वजह से हुई होगी, क्योंकि अगर मैं बात करूँ इंडस्ट्रियल गैस, मेडिकल ऑक्सीजन गैस बनाने वाले निर्माता जो बना रहे हैं, इंडस्ट्रियल ग्रेड के पहले थे, उन्होंने मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन बनाया है, तो उनकी प्रीमाइसेस जो होती है वो अनकंट्रोल होती है, उसमें कंटामिनेशन के चांस ज़्यादा होते हैं। बात करें शुद्धता की, तो इंडस्ट्रियल ग्रेड जो ऑक्सीजन बनता है उसकी शुद्धता जो है 93% से लेकर 95% के भीतर होती है। बात करें इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरर की जो ऑक्सीजन बनाते हैं, उनके पास इन हाउस लैब टेस्टिंग की व्यवस्था नहीं होती ताकि वो चेक कर पाएँ कि ऑक्सीजन की शुद्धता कितनी % है। इंडस्ट्रियल ग्रेड मैन्युफैक्चरर्स जो ऑक्सीजन बनाते हैं उनकी बात करें तो उनकी जो ऑक्सीजन रिफ़िल करने की जो व्यवस्था होती है उसमें वो प्रेशर मेंटेन करने की व्यवस्था उनके पास उतनी ज़्यादा नहीं होती है या नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल ग्रेड जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उसकी निगेटिव प्रेशर होने की वजह से जो बाकी धूल या जो उनके कण हैं वो आसानी से गैस के बाटलों में प्रवेश कर जाते हैं। ऑक्सीजन बनाने वाले महाराष्ट्र में 30 मैन्युफैक्चरर हैं और 88 रिफिलर। इनमें से एक रिफिलर ने NDTV से बात की, अपनी पहचान छुपाते हुए दावा किया कि ऑक्सीजन की किल्लत के दौरान सिलेंडरों की भारी कमी थी और उनके रिफिलिंग प्लांट पर लोग हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के सिलेंडर तक लेकर पहुंच रहे थे। जिस दिन से ये हो गया कि इंडस्ट्रियल का आपको नहीं भरना है, तभी से लेके FDA डिपार्टमेंट के 1-2 जन एम्प्लॉयड विद 1 और 2 पुलिस कांस्टेबल्स हमारे पास स्ट्रिक्ट विजिल रख रहे थे, तो उसके वजह से ना हम भर सकते थे और ना हमने कभी भरने का सोचा। किस तरह के सिलेंडर्स आ रहे थे, अगर आप बता सकें, कौन कौन सिलेंडर्स पहुंच रहे थे आपके पास? मैडम कोई लोग तो हाइड्रोजन के भी खाली सिलेंडर ले आए थे। अच्छा, तो हमने खुद उनको रिजेक्ट कर दिया बिकॉज वो तो भरना पॉसिबल है ही नहीं। और ये मतलब कैसे लोग होते थे? ये कोई इंडिविजुअल होते थे, कोई संस्था से जुड़े लोग होते थे, अस्पताल? नॉट संस्था से जुड़े लोग नहीं, इंडिविजुअल्स ही होते थे। अच्छा, जिनको यहाँ कोई आप बोल सकते हैं डीलर हो सकते थे,
प्राइवेट डीलर्स आप कह रहे हैं? जी, जो हमसे रिफिल करा के आगे जाके बेचते हैं। तो हाइड्रोजन के सिलेंडर्स आते थे और किस किस तरह के सिलेंडर आते थे आपके पास भरने के लिए? नाइट्रोजन के आ जाते थे, ये लोग कलर करके भेज देते थे, CO2 के भेज देते थे। नमी, गर्मी, प्रतिरोधी क्षमता की भयंकर कमी और डायबिटीज, अनियंत्रित होना, ब्लैक फंगस होने की ये सब कारण तो हैं ही, लेकिन बीएमसी टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर गौतम भंसाली इस सवाल का जवाब भी ढूंढ रहे हैं कि कहीं ऑक्सीजन के लिए इस्तेमाल खराब सिलेंडरों की वजह से भी ब्लैक फंगस तो नहीं फैला। उन्हें ये सवाल परेशान कर रहा है कि जिन देशों में ऑक्सीजन सिलेंडर, कंटेनर और सप्लाई पाइप की साफ सफाई की गुणवत्ता अच्छी है, वहाँ ब्लैक फंगस के मामले कम हैं। तो ये इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन है और मेडिकल ऑक्सीजन, दोनों में बड़ा फर्क होता है। दोनों के स्टेरिलाइजेशन करने के प्रोसेस अलग अलग होते हैं। इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन इतना ज़्यादा दिया जा रहा है, उसकी वजह से भी हमें लगता है कि ये म्यूकोरमाइकोसिस बढ़ रहा है हमारे यहाँ पे। जैसे आपका ऑक्सीजन फ्लो मीटर होता है, उसके अंदर जो आप वाटर यूज करते हो, कई जगह पे नॉन स्टेराइल वाटर यूज करते हैं, टैप वाटर यूज करते हैं, वो गलत होता है, वो भी एक फंगस देने का कारण होता है। ये हाइजीन का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। यूके, यूएस, यूरोप, वहाँ पर भी बहुत सारे केसेज आए, वहाँ पर भी सेकेंड वेव आई, लेकिन वहाँ पर म्यूकोरमाइकोसिस के केसेज अपने को देखने को नहीं मिल रहे, क्योंकि इन्होंने प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके रखा है। ये वो दस्तावेज है जो मेडिकल ऑक्सीजन की गुणवत्ता तय करने के कायदे बयां करता है। मेडिकल ऑक्सीजन 99% शुद्ध होना चाहिए। मरीज तक पहुंचने से पहले इसकी गुणवत्ता, शुद्धता की जांच होनी चाहिए। कार्बन मोनोऑक्साइड 5 ppm वॉल्यूम पर वॉल्यूम से अधिक ना हो। हैलोजन ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस के पैरामीटर भी तय हैं। दबाव के साथ मेटल के सिलेंडर में उपयुक्त सुरक्षा नियमों के अनुरूप इसे स्टोर करना है। वाल्व और टैप्स को तेल या ग्रीस से चिकना होने नहीं देना है। मेडिकल सिलेंडर के ऊपरी हिस्से को सफेद रंग और नीचे के हिस्से को काले रंग से रंगा जाना है। सिलेंडर में ऑक्सीजन का लेबल लगा होना चाहिए। लेबल के साथ साथ ऑक्सीजन या फिर इसके सिंबल O2 को सिलेंडर की सतह पर पेंट करके लगाना है। जब FDA मेडिकल ऑक्सीजन के लिए लाइसेंस देती है तो तय करती है कि मैन्युफैक्चरर के पास ये सारे टेस्ट करने की तकनीक है या नहीं। हम पक्के तौर पर नहीं जानते कि इन मानकों का कितना पालन हुआ, लेकिन ये सवाल तो बनता ही है। महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के पूर्व असिस्टेंट कमिश्नर रविंद्र जोशी बताते हैं कि मेडिकल ऑक्सीजन के लिए इस्तेमाल होने वाले सिलेंडर में ही ऑक्सीजन स्टोर या सप्लाई होकर मरीज तक पहुंचनी चाहिए। कोई और सिलेंडर का इस्तेमाल मरीज के लिए खतरनाक हो सकता है। अगर हम गलत कलर के सिलेंडर में अगर गलत गैस भर दिए तो उसका इस्तेमाल सामने वालों को जो सालों से मालूम है इंटरनेशनल कलर के हिसाब से अगर उसने किया तो वो बहुत हजार्डस हो सकता है। इसलिए अगर ऑक्सीजन भरना है तो जिसका शोल्डर वाइट है और जिसका पूरा ब्लैक है, बाकी बॉडी जो ब्लैक है, ऐसे सिलेंडर ही इस्तेमाल करना चाहिए, सो दैट पीपल विल अंडरस्टैंड कि ये जो कलर कोड है इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन ही है। अगर कोई गलत कलर कोड के इसमें अगर हमने ऑक्सीजन भर दिया और जो इस्तेमाल करने वाले उनको समझ में नहीं आया तो इट मे क्रिएट सम प्रॉब्लम टू इंडस्ट्री एज वेल एज टू पेशेंट को, तो बहुत ही बड़ा खतरा हो जाए। महाराष्ट्र के रिफिलिंग प्लांट का दावा है कि किल्लत और जल्दबाजी के बावजूद इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन के लिए इस्तेमाल होने वाले सिलेंडर को अपग्रेड किया गया था ताकि मेडिकल के लिए इस्तेमाल हो सके। लेकिन सवाल है कि क्या सभी ऑक्सीजन प्लांट पर सारे सिलेंडरों को मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई से पहले FDA के नियमानुसार अपग्रेड किया गया होगा या क्या इसे करने का मौका मिला होगा? तो हमने उनको बराबर पर्जिंग करके, वैक्यूम करके फिर यूज किया है ताकि उसमें कोई कंटेमिनेशन नहीं जाए किसी को। देखिए, ब्लैक फंगस का तो मेरे को ज्यादा आइडिया नहीं है, मैं उसके बारे में नहीं बोल सकता हूँ, बट ऐसे काफी यूनिट्स हैं, जैसे स्टील यूनिट्स हैं जिनके पास खुद के प्लांट्स हैं जो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर करते हैं, तो शायद कहीं पर किसी ने भराया हो, तो मेरे को आइडिया नहीं है। मेरा तो रिफिलिंग यूनिट है जिसमें मैं लिक्विड प्रोक्योर करता हूँ और डायरेक्टली मैं सिलेंडर में भरता हूँ, तो उसमें कंटेमिनेशन के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। मुंबई, महाराष्ट्र के 5 बड़े अस्पतालों से जुड़े मेडिकल एक्सपर्ट्स दूषित ऑक्सीजन, गंदे कंटेनर, गंदा ऑक्सीजन मास्क, ट्यूब या फिर ह्यूमिडिफायर में इस्तेमाल होने वाले नल के पानी का ब्लैक फंगस के अचानक हुए फैलाव में अहम रोल मानते हैं। मेडिकल ऑक्सीजन ग्रेड का जो प्रोसीजर बनाने का, वो वेरियस फेजेस से पास होता है और उसका फिल्ट्रेशन होते होते प्यूरिटी 99.8, 99.9 तक जाती है। इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का प्यूरिटी के लिए 95-96% ही उसका प्यूरिटी है, तो वो प्रोसेस भी अलग है, उसके अंदर वो वेरियस फेजेस नहीं होते, तो उसमें इम्प्यूरिटीज आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन बनाते टाइम
जो भी कंप्रेसर बनाया जाता है वो कंप्रेसर में ऑयल रहता है, जो मेडिकल ऑक्सीजन में कंप्रेसर को ऑयल इस्तेमाल नहीं किया जाता। मेडिकल ऑक्सीजन जिस कंटेनर में भरा जाता है, जिस टैंक से जो लाया जाता है, वो टैंक भी पूरे कोई भी इन्फेक्शन या कोई भी अंदर साफ सुथरे या पूरे निर्जंतुक रहने चाहिए, जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन के बारे में ये किया नहीं जाता। मैं ये सब लोगों को बताना चाहूंगा कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन भी जो है जो कंटामिनेंट्स के लिए जो है ग्रेड्स जो है वो काफी अच्छी रहती है, और उसके जो ग्रेड्स बनते हैं वो काफी तरह से क्लीन बनते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री को भी अल्ट्रा क्लीन ऑक्सीजन लगता है। जैसे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी काफी ऑक्सीजन जाता है, तो ये सिर्फ मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन नहीं है, इंडस्ट्रियल ग्रेड ऑक्सीजन भी जो काफी मेडिकल ग्रेड की तरह ही रहता है प्योरिटी में। जो ट्यूब और मास्क मरीजों को ऑक्सीजन देने के लिए यूज कर रहे हैं उसे साफ रखें, उसे एक टब में सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन से साफ करें, फिर साफ पानी से धोकर उसका इस्तेमाल करें। इसके अलावा ह्यूमिडिफायर में स्टेराइल वाटर का प्रयोग करें नल के पानी के बजाय। यही हमारी आप लोगों से गुजारिश रहेगी। अभी डॉक्टर अपने सामने बैठे मरीजों के अनुभव के आधार पर अलग अलग कारणों की पड़ताल कर रहे हैं। इन सवालों को खारिज करने से पहले कोई ये दावा नहीं कर सकता कि सारे अस्पतालों में एक किस्म की साफ सफाई का पालन हो रहा था। अगर नहीं हो रहा था तो इनका बीमारियों में क्या योगदान है, इसका पता तो लगाना ही चाहिए। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। प्रोपेगेंडा को एक नया कुर्ता पाजामा पहनाया जा रहा है। कुर्ता है उम्मीद और पाजामा है पॉजिटिव, ताकि आपका ध्यान जल्दी से हटाकर दूसरी तरफ ले जाया जा सके। कीचड़ पर राख डाल देने से सूखी मिट्टी नहीं हो जाता, कीचड़ ही रहता है। आपने नोटिस किया होगा कि रेडियो जॉकी से लेकर न्यूज एंकर और अखबारों में पॉजिटिव शब्द का जिक्र बार बार होने लगा है। पॉजिटिव और होप का खूब इस्तेमाल हो रहा है। पॉजिटिव होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसके मकसद से सावधान रहिएगा। इस बार इसका मकसद यही है कि आपकी जो दुनिया लुट गई है उसे भूल जाइए। इतना भूल जाइए कि ध्यान ही ना रहे कि आगे भी आपकी दुनिया लुटने वाली है। गंगा किनारे जिन लोगों ने शवों को दफनाया है, उनसे पीली चादरों को हटाया जा रहा है ताकि फोटो खींचने पर पहचानी ना जाए। उन्नाव में भी पुलिस इसी तरह कब्र से पीली चादरों को उठाकर ले गई। आपकी आस्था इन दिनों समझदार हो गई है, आहत नहीं होती है। चादरों को हटाकर लाशों की तस्वीर छिपाई जा रही है। आपको पॉजिटिव होने के लिए कहा जा रहा है। इतिहास इन्हें कफन चोर की तरह नोट भले ना करे, लेकिन इन लोगों ने आपकी आंखों से काजल तो चुरा ही लिया है। पॉकेटमारी का यह खेल सरे बाजार चल रहा है। ब्रेक के बाद लक्षद्वीप की बात करेंगे। लक्षद्वीप को बचाने का अभियान चल रहा है। आखिर वहां किस बात को लेकर हाहाकार मचा हुआ है? इस 28 अप्रैल को एक नया ड्राफ्ट पेश हुआ, जिसे ड्राफ्ट लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन कहते हैं। हिंदू अखबार ने लिखा है कि इसके तहत एक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया जा रहा है, जिसे असीमित अधिकार दे दिए जाएंगे और फिर इसके सदस्य लक्षद्वीप के प्राकृतिक संसाधनों का अपनी मर्जी से इस्तेमाल करेंगे और बर्बाद कर देंगे। इस ड्राफ्ट के मसौदों और 2021 में पास हुए अन्य कानूनों को लेकर वहां काफी हंगामा मच रहा है। इन कानूनों के प्रावधान सिर्फ जंगल और जमीन तक सीमित नहीं हैं, खान पान को लेकर भी हैं। ये लक्षद्वीप की दुनिया है, खूबसूरत और शांत। खबरों में न रहना भी इसकी अच्छाई का हिस्सा है। समंदर में केरल से थोड़ी दूर और अरब सागर में देश के आखिरी हिस्से के तौर पर यह केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप में इन दिनों राजनीतिक तूफान आया हुआ है और इसके लिए वो गुजरात से यहां पहुंचे प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं।
वैसे तो यहाँ के प्रशासक हमेशा IAS रहे हैं, लेकिन इस बार परंपराओं से हटकर किसी नेता को भेजा गया है। लक्षद्वीप के लोग पारंपरिक तौर पर खुद को केरल से करीबी पाते हैं। यही वजह है कि यहाँ के सैकड़ों लोगों का दूसरा घर केरल में ही कहीं होता है। पढ़ने और इलाज के लिए भी वो केरल पसंद करते हैं। लेकिन नए प्रशासक ने इसी पर बड़ा हमला किया है। उनके आदेश हैं कि लक्षद्वीप को आने वाले जहाज मैंगलोर से चलें। मैंगलोर कर्नाटक का तटवर्ती है। राज्य में बीजेपी की सरकार है। अगर ये किया जाता है तो केरल का सारा जहाज से आने वाला व्यापार कर्नाटक पहुंच जाएगा। केरल के मुख्यमंत्री P. विजयन ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि सबको पता है कि केरल और लक्षद्वीप के रिश्ते पुराने हैं, लेकिन जानबूझकर इन रिश्तों को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश हो रही है। लक्षद्वीप मुस्लिम बहुल है और यहाँ शराबबंदी कई दशकों से है। नए प्रशासक चाहते हैं कि ये हटे। छात्र संगठन और नेता सब इसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। सबकी मांग है कि ये उनकी संस्कृति से छेड़छाड़ का मामला है। प्रशासक को वापस बुलाने को लेकर अब सब दबाव बना रहे हैं। लक्षद्वीप के लोग जो रिवाज है, उनकी कल्चर है, लिकर प्रोहिबिटेड एरिया में लिकर परमिशन करने के लिए क्या जरूरत है, वहां पे जो लोग खाते हैं उसमें दखल अंदाज करने की क्या जरूरत है। ये सब चीजें जो पासा एक्ट ये सब चीजें क्यों कर रहा है। मैं इसके सीक्वेंस बता रहा हूं आपको। पासा एक्ट जो गुंडा एक्ट पहले इसलिए लगाया कि लोगों को धराएं, यानी ये पासा एक्ट की जो प्रोविजन में ये बता रहा है कि 6 महीना बिना कोई लीगल सर्विस में उसको अंदर रख सकता है कस्टडी। एडमिनिस्ट्रेटर इज एम्पावर्ड फॉर दैट। ये पासा एक्ट लगाने में लोग डर जाएंगे, उसके पीछे बाकी सब लेके आने का, तब कोई लोग इसके ऊपर शिकायत नहीं करेंगे, डर के बैठेंगे। इस द्वीप में अपराध ना के बराबर हैं, लेकिन नए प्रशासक बढ़ते विरोध के बीच गुंडा एक्ट लाए हैं। एक ऐसा कानून जिसके बारे में यहाँ के लोगों ने कभी सुना भी नहीं था। CPM और कांग्रेस ने भी राष्ट्रपति से पटेल को वापस बुलाने की मांग की है। केरल के सांसद शशि थरूर ने ट्वीट करके कहा है कि हम देश में शांति और सौहार्द से रहने वाले इलाके को खत्म कर रहे हैं, इसको बंद करो। लक्षद्वीप के पड़ोसी केरल में गौमांस पर पाबंदी नहीं है और पटेल के पहले तक इस पर कभी पाबंदी की बात नहीं कही गई। अब गौवंश संरक्षण के नाम पर इस पर भी रोक की बात है। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और लक्षद्वीप के प्रभारी AP अब्दुल कुट्टी कह रहे हैं कि प्रफुल्ल पटेल का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि वो स्थानीय नेताओं के भ्रष्टाचार को खत्म कर रहे हैं। बीजेपी अब इस विरोध प्रदर्शन के पीछे केरल के कट्टरवादी समूहों का हाथ भी बता रही है। मुंबई से अभिषेक शर्मा, NDTV इंडिया।